गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विपुल कुमार परेवा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दौसा। यूट्यूब वीडियो की सतत श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के इकोलॉजी में से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक टॉपिक है, बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले मेरे कल वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने जो इंटरनेशनल एफर्ट चल रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर, उनको लेकर अपन ने बात की थी, जिसमें ZSI, BSI, IUCN, WWF, भिन्न भिन्न एजेंसियों की हमने चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। प्रकृति में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मनुष्य एवं जैव मंडल दोनों का लगभग मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। इसे बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें मानवीय गतिविधियां भी कुछ मात्रा में संचालित होती है। जीव जानवर भी हैं, मनुष्य भी वहाँ आ जा रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। तो ऐसे रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है। सबसे पहले यूनेस्को नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम चालू किया गया, जिसके अंतर्गत विश्व के कुछ क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य मनुष्य और जैवमंडल के बीच संतुलित संबंधों को प्रोत्साहित व प्रदर्शित करना होता है। अब तक संपूर्ण विश्व में 102 देशों में 507 क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, जिनमें से भारत के भी 4 एरियाज ऐसे हैं जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहले नीलगिरी, जिसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है, इसकी घोषणा हुई थी 2000 में। फिर नंदा देवी, सुंदरवन और फिर मन्नार की खाड़ी। इस प्रकार ये 4 जो रीजन है हमारे, ये बायोस्फीयर के अंतर्गत रिजर्व माने गए हैं। भारत ने भी अपने स्तर पर 14 स्थलों को जैवमंडल संरक्षित घोषित किया है, जिनमें ये 4 भी शामिल है। तथा सबसे जो हमारा पहला था वो 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्क व सेंचुरीज की। आप लोग अच्छे से जानते हैं जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य का कंसेप्ट निकलकर सामने आता है। राष्ट्रीय पार्क होता है, इसमें थोड़ी मानवीय गतिविधियां बिल्कुल शून्य के बराबर होती है नेशनल पार्क में, यानी कि आप जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में चराई कटाई जैसे मानवीय हस्तक्षेपों की अनुमति नहीं दी जाती है। जबकि जो सेंचुरीज होती हैं उनके अंदर अल्प मात्रा में इनकी स्वीकृति होती है। यदि राजस्थान की हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम हमारे नज़दीक की यदि हम बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, इधर चले जाओ आप केवलादेव घना पक्षी विहार या अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पक्षियों के संरक्षण संबंधित प्रयास। अब पक्षियों के संबंधित में बात करें तो एक कंसेप्ट आता है वेटलैंड, नम भूमि, जहाँ की भूमि में पानी की मात्रा रहती है और नम भूमि होती है, वहाँ पर अधिकतर पक्षी निवास करते हैं। वो अपना भोजन वगैरह वेटलैंड के अंदर उनका अपना फौना होता है। अब जब वहाँ पानी है तो मानवीय गतिविधियाँ भी होंगी, तो मानवीय गतिविधियों से पानी खत्म होता जा रहा है। इसको लेकर ईरान के रमसार शहर में 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे अब तक 153 देश स्वीकार कर चुके हैं। इन 153 देशों ने अपने अपने देश के महत्वपूर्ण वेटलैंड को पहचाना और अब तक लगभग 1616 क्षेत्र रमसार क्षेत्र के रूप में चिन्हित हो चुके हैं। रमसार क्षेत्र ईरान के रमसार से चालू हुआ था, इसलिए आज भी इन साइटों को, वेटलैंड को रमसार साइट कहते हैं। भारत भी इस समझौते का हस्ताक्षर करता था तथा भारत में कुल 25 रमसार स्पॉट है, जिनमें से 2 स्थल राजस्थान के हैं। भारत के रमसार क्षेत्रों की सूची निम्न प्रकार है।
अब इसमें हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 रमसार साइट है, जिनमें एक तो मैं आपको बताऊं सांबर लेक, जो जयपुर के अंदर आती है सांबर लेक, उसके अंदर रमसार साइट है। और दूसरी केवला देव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है वो रमसार साइट के अंतर्गत आता है। पक्षियों से यदि हम बात करें तो देखिए आप, इनको महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, इनमें IBCN, RSPEB, BNHS के सहयोग से अनेक देशों में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों का चुनाव करते समय निम्न तथ्यों पर विचार किया जाता है। जैसे पहला है, स्थल पर वैश्विक दृष्टि से संकटग्रस्त पक्षी नियमित रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सीमित क्षेत्र में वितरण दक्ष आने वाले पक्षी पाए जाते हों। जीवों विशिष्ट में वितरित पक्षी पाए जाते हैं। जहां जलीय पक्षियों की संख्या 20,000 हो या जहां से लगभग 20,000 पक्षी गुजरते या सर्दियों में आते हो। नेक्स्ट, वैश्विक दृष्टि से संकटग्रस्त पक्षियों की 1% से अधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि हम राजस्थान के वन्य जीव की बात करें तो राजस्थान में जो मैमल्स हैं उनकी 80, पक्षियों की 500, सरीसृपों की 80 व मत्स्य की लगभग 130 जातियां पाई जाती है। राजस्थान के संकटग्रस्त जंतुओं व वनस्पतियों की सूची क्रमशः तालिका में दी गई है। नेक्स्ट है, चिपको व केजड़ली आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चलाया गया कार्यक्रम है, जिसमें वृक्षों को कटने से बचने हेतु ग्रामवासियों ने उनसे चिप जाने को कहा ताकि वृक्षों की रक्षा हो सके। इस आंदोलन का जो मूल था पहले, वो राजस्थान के केजड़ली गांव से लिया गया था। इसमें केजड़ली आंदोलन हुआ, जिसमें वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। बिश्नोई जी जाम्बू जी के उपासक हैं, जो कि लोक देवता हैं तथा अपने पर्यावरण व जीव रक्षा प्रेम के लिए विश्वविख्यात है। केजड़ली जोधपुर में स्थित है। 1730 में महाराजा अभय सिंह के कारिंदों ने केजड़ी के हरे वृक्षों को काटने का प्रयास किया। बिश्नोई महिला अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई ने केजड़ी के पेड़ों से चिपक कर भी इसका विरोध किया तथा अपने प्राण गंवाए। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहूँगा, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपन जो ऊपरी सतह पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ग्रामीण स्वरूप पे बात बताता हूँ। आज भी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने लोक गीतों में वन्य जीव प्रेम को दर्शाती हैं। कभी ये मोर की बातें करती हैं अपने गीतों में, बता रहा हूँ लोकगीत जो है, पक्षियों में गीत है, मोर है, तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, इनको लेकर वो अपने जीवन को बताती हैं कि किस प्रकार ये हमारे जीवन में बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा, हमारे जो लोक देवता हुए हैं, चाहे वो तेजाजी महाराज हो, चाहे वो जाम्बोजी महाराज हो, चाहे वो पाबू जी हों, ये भिन्न भिन्न लोक देवता ऐसे हैं जिन्होंने वन्य जीवों को अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व दिया है। कोई गायों का उपासक था। बिश्नोई समाज के लोग आज भी पशु से इतना प्रेम करते हैं कि कई बार जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ की महिला अपने पुत्रों के समान पशुओं को पालती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राजस्थान का जो वन्य जीव प्रेम है वो यहाँ की लोक संस्कृति में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ है जहाँ पशुओं को प्रेम किया जाता है। आज भी आप देखिए, कई त्यौहार ऐसे हैं जिनमें पर्टिकुलर एनिमल्स को उनकी पूजा की जाती है, उनको सजाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें और कहीं नहीं मिलेगी, ये अपनी लोक स्वरूप है, बिल्कुल फंडामेंटल जो ज़मीन से चल रही चीज़ें हैं उन्हीं का ही एक स्वरूप है। मेरे आज के वीडियो में आपने राजस्थान के अंतर्गत जिन जिन चीज़ों को हम वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत देखते हैं उनके बारे में विस्तार से बात की।
फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।